आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या न्यूक्लियर रिस्क बढ़ता जा रहा है? हम यहाँ पे चार चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने यूनाइटेड नेशन से क्या बोला है। दूसरा, रशिया ने मास इवैक्यूएशन शुरू कर दिया है। तीसरा, अब किस चीज़ का मास इवैक्यूएशन, सब कुछ, क्या रेडिएशन लीक हो रहा है, और चौथा, अगर रेडिएशन लीक हो रहा है तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। एक एक चीज़ पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि एआई का बहुत ही शानदार कोर्स, ये चारों कोर्सेज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब एसईओ, 20+ एआई टूल्स आज के लिए और एक्टिव हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि रशिया ने अपने पर्सनल्स को बुशेहर से निकालना शुरू कर दिया है। समझिए मेरी बात, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों ने, दीपक सर ने लेक्चर लिया था, भाई हमारा काम है बताना, आप नॉलेज के लिए लो, और नॉलेज के लिए मैं आपको बताऊंगा, डरिए नहीं। 2% पॉसिबिलिटी कैसा होगा, बट है। क्योंकि देखिए, धुआं है तो आग है। रशिया ये करने लगा है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ईरान ने रिक्वेस्ट की है, तो इसको हल्के में पहली बात तो लेने की जरूरत नहीं है। ये पॉसिबल है, ठीक है। इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि वॉर अपने इंटेंस फेज पे चला गया है। कल 6-8 बजे तक अगर ईरान ने कोई फैसला नहीं लिया तो अमेरिका कुछ भी कर सकता है। और देखिए, बिल्कुल सही बात है, पिन पॉइंट स्ट्राइक्स होती हैं अमेरिका और इजराइल की, बट कहां पे मिसफायर हो जाए मिसाइल, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि ईरान ने अपने जो पूरा उनका न्यूक्लियर जखीरा है वो कहां पे रखा है। और इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन रिस्क दिक्कत कर रहा है, जो रशिया ने अपने, क्योंकि रशिया जितने भी ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको मदद कर रहा है, और रशिया भी मदद कर रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर बम बन जाए। तो वहां पे उसके सैकड़ों लोग, वर्कर्स काम करते हैं, पर्सनल काम करते हैं। उसने बाहर निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि रशिया को ये लगता है कि रेडिएशन रिस्क इज एक्चुअल, इट इज रियल। और यहां अगर हम अब्बास अराक्ची की बात करें तो इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, ठीक है। रशिया तो कर ही रहा है, और इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि भाई साहब, यहां पे न्यूक्लियर रिस्क बढ़ता जा रहा है, और अगर स्ट्राइक्स होती हैं तो बुशेहर, जो कि इस समय ईरान का इकलौता वर्किंग प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, तो वो वहां पे स्ट्राइक्स हो सकती है, और उसके बाद कोर जो है वो मेल्टडाउन हो सकता है, और रेडियो एक्टिव लीक इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, और कंटामिनेशन हो सकता है। तो आप किसी भी करके अमेरिकन और इसराइल्स को रोके, अमेरिका इसराइल की स्ट्राइक्स को रोके। अब ये प्लांट के एकदम बगल में स्ट्राइक्स हुई हैं, जैसे ये प्लांट है और 2-3 किलोमीटर बगल में स्ट्राइक्स हुई हैं। अब क्या हो जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, यू नेवर नो, है ना। और इसी का रिस्क, इसी को ही जो है यहां पे जो अब्बास अराक्ची है वो वार्न कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर देख लीजिए आप। और ऐसा पहले हो चुका है, हालांकि स्ट्राइक से नहीं हुआ है, बट चेरनोबिल हो गया, फुकुशिमा डिजास्टर हो गया, हमने देखा है रेडिएशन से बहुत बुरी मौत होती है, ठीक है। सो सबसे पहली बात, जो बुशेहर इनका, अब मैंने इस पे, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अभी पूरा लेक्चर लिया था। ये जो बुशेहर है ये इतना सेंसिटिव क्यों है, व्हाई इट इज सो सेंसिटिव, कि हर कोई बुशेहर बुशेहर की बात कर रहा है, क्योंकि भाई दिस इज द ओनली एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ईरान, और यहां पे इनके सारे फिसाइल मटेरियल मौजूद हैं प्रेजेंटली, ठीक है। अब वैसे तो कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो ईरान है वो इस समय रशिया के पास है, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, ज्यादातर जो यूरेनियम है ईरान का वो इस समय रशिया के पास है। पर्शियन गल्फ के बिल्कुल बगल में है ये, वेरी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, यानी कि यहां पे अच्छे खासे लोग आपको मिलेंगे, डेंसिटी है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग रिएक्टर, मतलब यही है कि रेडियो एक्टिव फ्यूल है, यूरेनियम है यहां पे, या जो भी ये एज अ फ्यूल यूज कर रहे हो, बट रेडियो एक्टिव है। ईरान क्या कह रहा है, ईरान यही बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि ऐसे स्ट्राइक्स होती है तो रेडियो एक्टिव लीक जो है वो हो सकता है। अब रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन होगा कैसे, मान लीजिए कि जो स्ट्राइक्स हैं की सिस्टम को डैमेज कर दे। न्यूक्लियर जो है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो एक तो पानी के पास होते हैं, है ना, और पर्शियन गल्फ का पानी जो है वो यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर कंटामिनेशन होता है तो पूरा पर्शियन गल्फ जो है वो इफेक्ट होगा। वैसे ही ईरान ने डीसैलिनाइजेशन प्लांट पर हमला किया है कुवैत के। तो जो कूलिंग सिस्टम होते हैं, कूल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, ठीक है। इसमें कंट्रोलर रॉड्स होती है, पूरा जो न्यूक्लियर सिस्टम की बात करते हैं, कंट्रोलर रॉड्स होता है, मॉडरेटर होता है, देन देयर आर कूलिंग सिस्टम्स होते हैं। क्योंकि देखिए, हम आप क्या होता है ना कि जब आप यूरेनियम को यूज़ करते हैं
तो बेरियम क्रिप्टॉन निकलता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, भयानक एनर्जी निकलती है U-235 से, और U-235 मिलता है 238 से। तो अब अगर वो एनर्जी कंट्रोल्ड है ना, क्योंकि लगातार न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई होते रहता है जब तक फ्यूल रहेगा, तो अगर वो कंट्रोल्ड है तब तो ठीक है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है तो आपका पावर प्लांट है, और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है तो फिर वो आपका एटम बॉम्ब। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम मॉडरेटर का यूज करते हैं, हैवी वाटर का यूज करते हैं, ठीक है, कैडमियम एंड बोरॉन रॉड्स का यूज करते हैं ताकि न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई ना हो, सोडियम, लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं ताकि कूलिंग सिस्टम जो एफिशिएंटली काम करे। ये चीज है, क्योंकि हीट बहुत निकलती है, बहुत खतरनाक एनर्जी निकलती है। पावर सप्लाई अगर बंद हो जाए, जैसा चेरनोबिल में हुआ था 1985 में, यूक्रेन में था वो, तो जैसा चेरनोबिल में पावर सिस्टम एकदम से बंद हो गए और खेल खत्म। कंटेनमेंट स्ट्रक्चर्स पे अगर हमला हुआ, ठीक है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रिएक्टर जो है अगर ओवरहीट करके, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो हीट जनरेट करता है, फ्यूल है वो, बहुत एनर्जी फेंकता है, तो सिस्टम अगर बंद हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम बंद हो गया तो फिर आपका पावर प्लांट भी बंद हो गया, बट जो फ्यूल है उसके बाद भी वो एनर्जी जनरेट करता रहता है, हीट जनरेट करता रहता है। वर्स्ट केस सिनारियो, अगर फ्यूल मेल्ट हो गया तो तबाही मच जाती है, ठीक है। और मैं फिर से बता रहा हूं कि ऐसा बहुत कम चांसेस है, 1% या 2% चांसेस है, बट इसकी बात हो रही है इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो अगर फ्यूल मेल्ट हो गया तो फिर तुरंत रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज हो जाता है ना, और वो उसके बाद फैल जाता है। अब इसमें एक और चीज है कि अगर बारिश हो जाती है तो और बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि वो जो रेडिएशन है ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सीधा जमीन पर आता है, और अगर आपके कांटेक्ट में आएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत। अगर बारिश नहीं होती है तो भी बेटर है, बारिश, रेडियो एक्टिव लीक में बारिश काल बन के आती है, रेडियो एक्टिव बारिश जिसको कहते हैं, समझ रहे हो। तो रेडिएशन कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू विंड, हवा से स्प्रेड होता है वो, जैसे जैसे हवा चलेगी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो फैल जाते हैं, ओके। और यहां पे बुशहर में थ्रू वाटर भी होगा, क्योंकि पर्शियन गल्फ का पानी जो है वो यूज करते हैं, इसीलिए पूरा गल्फ जो है दैट इज वरिड। ईरान तो वरिड है ही है, बाकी यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर भी। अब अमेरिका कह रहे चिंता मत करो, हम बुशहर पे नहीं मार रहे, हम अगल बगल मार रहे हैं यार, हम वहां पे नहीं मारेंगे, हमको खुद पता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो क्यों चिंता कर रहे हो, ये चीज है। बट एक्सपर्ट्स दे आर अलार्म्ड कि वॉर जोन है और वॉर अपने बहुत ही एक्टिव फेज में है, लगातार स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा इस पर भी। अब अगर इन केस, अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है, डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि इस दुनिया के पास, देखो भाई, दुनिया या तो दुनिया से एटम बॉम्ब खत्म कर दो, सारे न्यूक्लियर खत्म कर दो, बेस्ट केस सिनेरियो जो भारत कहता है, किसी के पास तबाही वाले बॉम्ब होंगे नहीं, मजा आ जाएगी। बट क्योंकि है तो इन चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा ज्ञानी मत बनिएगा, अरे सर क्यों डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूं भाई, बता रहा हूं आपको। डरा मैं कब कह रहा हूं कि कल जाके एटम बॉम्ब जो है वो अमेरिका, डरा ट्रंप रहा है, ठीक है। तो बस सुनिए आप इसको नॉलेज के लिए। तो अगर ऐसा होता है इन केस, जिसका 1% चांस है, तो शुरुआत के 24 घंटे में इमीडिएट शटडाउन होगा। इमीडिएट शटडाउन, मिसाइल जो है वो तुरंत रिएक्टर को हिट करेगी। ऐसा ही होगा ना, मान लीजिए मिसाइल ने रिएक्टर को हिट कर दिया या क्रिटिकल सिस्टम को हिट कर दिया, तो स्क्रैम सिस्टम होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली इमीडिएट शटडाउन हो जाएगा सिस्टम। वो डिटेक्ट कर लेगा कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ बहुत तेज हिट गया है, तो शटडाउन होगा। बट न्यूक्लियर फिजन रुक जाएगा। फिजन मतलब जो यूरेनियम को तोड़ा जाता है, जिससे बेरियम और क्रिप्टॉन निकलते हैं, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, उससे बिजली जो है वो पूरे ईरान में या जो बुशहर है और अगल बगल के जितने भी शहर है, तेहरान, तो वहाँ पे बिजली सप्लाई होती है, ठीक है। तो फिजन तो रुक जाएगा, बट जो रेजिडुअल हीट है ना 6 से 7% तक, वो बहुत डेंजरस है। यानी कि एनर्जी 90% तक का कंट्रोल कर लेंगे, बट 10% नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, समझ रहे हैं। अब उसके बाद ये तो 24 घंटे के, ये तो 1 घंटे के अंदर अंदर हुआ कि तुरंत मिसाइल हिट हुई और आपका सिस्टम बंद हो गया। 1 से 3 घंटे के बीच में क्या होगा, यहां पे आपके बैकअप जनरेटर्स और जो कूलिंग पंप्स हैं वो काम करेंगे, बट जाहिर सी बात है अगर स्ट्राइक होगी तो उसको भी डैमेज करेगी। तो उस केस में दोस्तों रिएक्टर के अंदर जो कूलेंट है वो एकदम से ड्रॉप होने लगेगा, है ना। कूलेंट जो है वो जनरेटर पे, सिस्टम पे काम करता है, बट वो खत्म, तो सिस्टम आपका बंद, यानी कि कूलेंट अब काम नहीं करेगा। तो रिएक्टर के अंदर कूलेंट काम नहीं है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ने लगेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। कुकर प्रेशर जो होता है ना, कि वो प्रेशर आता है पानी की वजह से और प्रेशर सीटी बजती है वो सब निकल जाता है, लेकिन अगर प्रेशर नहीं निकलता है तो कुकर ब्लास्ट हो जाएगा,
प्रेशर बनता है ना आपके अंदर भी, जो प्रेशर होता है, इतना दिमाग में गुस्सा आ रही है, निकलने का अगर उसको आउटलेट नहीं मिल रहा है, अंदर ही अंदर रहेगा तो बॉडी पर असर दिखाएगा, नहीं तो आप एक दिन बहुत फटोगे, गुस्सा करोगे। तो वही यहां पे है, तो प्रेशर बनेगा कंटेनमेंट पे। और उसके बाद दोस्तों इमरजेंसी फिक्सेस ऑपरेटर्स बिल्कुल ट्राई करते हैं, तो इसमें डीजल जनरेटर को ऑन करने की कोशिश करते हैं। मैनुअल तो गया, इलेक्ट्रिसिटी से जनरेटर नहीं चल रहा, तो बैकअप में डीजल जनरेटर्स भी होते हैं, है ना। जब आपके लाइट जाती है, जब बिजली नहीं आ रही होती है, तो जनरेटर में डीजल डाल के आप बिजली लेके आते हो। मैनुअल कूलिंग की भी कोशिश की जाती है, बट ये मेक और ब्रेक विंडो होती है। अब 3 से 6 घंटे के अंदर कोर ओवरहीटिंग बिगिंस, जहां पे आपका मटेरियल होता है ना, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा, यहां पे ओवरहीटिंग शुरू होने लगती है। जो आपकी कैडमियम और बोरॉन रॉड्स होती है ना, जो कंट्रोलर होती हैं, ठीक है ना, वो हीट करने लगती हैं 1200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, इतना ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और जो जर्कोनियम क्लैडिंग होती है वो सीधा स्टीम से रिएक्ट कर जाती है, जो बहुत भयानक भाप निकलती है ना। अल्टीमेटली हर चीज हम भाप में ही तो बनाते हैं ताकि एनर्जी जनरेट हो, ठीक है। तो वो सीधा सीधा आपकी स्टीम से रिएक्ट करती है। अब इससे बनती है आपकी हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस हम सबको पता है मेरे भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बुरा फटती है, एक्सप्लोसिव होती है हाइड्रोजन गैस। इतना तो हाइड्रोजन गैस जहां पे बनेगी इसका मतलब फटने वाला है। बम बम में सब हाइड्रोजन ही तो क्या है। तो अब 2 रिस्क है, सबसे पहले कोई डैमेज तो हो ही रहा है, और दूसरा रिस्क एक्सप्लोजन रिस्क, उड़ने का रिस्क। 6 से 12 घंटे पार्शियल मेल्टडाउन शुरू होता है। अब फ्यूल रॉड्स जो है वो मेल्ट करने लगती है, यानी कि धीमे धीमे जो आप कंट्रोल कर रही थी आपके रिएक्टर्स को, वो पिघलने लगेंगी। और उसके बाद जो रेडियो एक्टिव गैसेस है, जैसे आयोडीन 131, सीजियम 137, वो फॉर्म होने लगती है, ठीक है। अब असली खतरा 12 घंटे के बाद जो है वो शुरू होता है। प्रेशर जो है वो कंटेनमेंट के अंदर जो है वो लगातार और बढ़ रहा है, धीमे 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 बढ़ता जा रहा है। अब उसके बाद एक्सप्लोजन रिस्क को घटाने के लिए जो रेडियो एक्टिव वेंट्स हैं वो खोले जाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे वेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि तुरंत एक्सप्लोजन ना हो। आपके घर में बहुत धुआं है तो आप खिड़की खोल देते हो ना कि सारा धुआं निकल जाए, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी तरीके का सिस्टम जो है यहाँ पे काम करता है। 12 घंटे हो गए, अब 12 से 18 घंटे इसमें एक्सप्लोजन रिस्क अपने पीक पर होता है। हाइड्रोजन जो है वो धीमे धीमे एक्यूमुलेट करने लगता है, रिएक्ट करता है, वो मैंने आपको बता दिया जर्कोनियम क्लैडिंग से। और उसके बाद भयानक तबाही मचती है, धमाका होता है, जैसे फुकुशिमा में हुआ जापान में 2012 में, वो 12 की 13 में, ठीक है ना। अब इससे इफेक्ट पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी, तुरंत पूरी बिल्डिंग उड़ेगी, और जो कंटेनमेंट लेयर्स है खत्म, डैमेज, ठीक है। देन उसके बाद रेडिएशन रिलीज अनकंट्रोल्ड, अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके हाथ में जो था आपने कर लिया, अब रेडिएशन फैलेगा, अब सब भगवान के हाथ में है, ठीक है। 18 से 24 घंटे फुल मेल्टडाउन, पूरा का पूरा कोल जो है वो पिघल गया। अब वो बन गया कोरियम, जिसको कहते हैं मॉल्टन मास, है ना, वो पिघल के जमीन पे आ गया, लिक्विड बन गया। देन रिएक्टर वेसल्स के थ्रू वो बर्न करेगा, जो कि बहुत वर्स्ट केस सिनारियो होता है। अब इस स्टेज में जो आपका रेडियो एक्टिव है वो हवा से मिल जाएगा, धीमे धीमे उसके पार्टिकल जो है वो राइज होंगे, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से मिल जाएगा। ये डिजास्टर पॉइंट है, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर खेल खत्म हो जाता है। और इसीलिए आपके पास अगर रेडिएशन लीक होता है तो आप यू हैव विंडो। इस केस में अगर ऐसा होता है तो 1% चांस, बार बार मैं बोल रहा हूं, आप बोलेंगे सर रिपीट कर रहे हो, आप ही लोग बोलेंगे फिर, अगर ऐसा होता है तो फिर पूरी दुनिया इसको बचाने में लग जाएगी, पूरी दुनिया। और आपको एक चीज और बता दूं, यूक्रेन में जब चेरनोबिल में ये लीक हुआ था ना, रशियंस को आप सलाम करिए, उनके जैसा राष्ट्रवाद बहुत कम जगह देखने को मिलता है। कोल माइनर्स को बुलाया गया, ठीक है, कोयला जो निकालते हैं, कोल माइनर्स को पता था, 150 लोग थे, उनको पता था हम कभी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे, मर जाएंगे। उसके बावजूद उन्होंने बोला कि इंसानियत को बचाने के लिए हम पूरा न्यूक्लियर वेस्ट साफ करेंगे। उनके अंदर रेडिएशन जाएगा, वो कोई एक भी नहीं बचा था, सब मर गए। तो इस समय ये होता है। अच्छा, प्लांट के अंदर जो है वो वही है कि लोकल रेडिएशन अलर्ट्स जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं, और रेडिएशन मतलब एक तरीके से जो पूरा रेडिएशन है वो गल्फ की तरफ जाने लगेगा धीमे धीमे, है ना। एयर, सॉइल, सी वाटर से पूरा रेडिएशन मिल जाएगा। तो बुशेयर इज एक्स्ट्रा डेंजरस, क्योंकि जो कूलिंग वाटर है, जो पानी है, न्यूक्लियर रिएक्टर हमेशा पानी के पास बनाए जाते हैं, वो आता है पर्शियन गल्फ से, तो सीधा पानी कंटामिनेट हो जाएगा। और आपके जो बड़े बड़े गल्फ में डीसैलिनाइजेशन प्लांट लगे हैं ना, वो उससे मिक्स होके उसको ही कंटामिनेट कर देगा, यानी कि आप रेडिएशन वाला पानी पी सकते हो। अब सबसे बड़ी बात,
कौन कौन से देश इफेक्ट हो सकते हैं और क्या भारत भी इफेक्ट होगा, तो इस पे भी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो देश इफेक्ट हो सकता है, ईरान तो होगा ही होगा, उसमें बहरीन और कतर आएंगे। 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर यूएई और ईस्टर्न सऊदी अरेबिया इसके चपेट में आ जाएंगे। अब उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर पूरा गल्फ चपेट में आ जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि हवा किस तरफ चल रही है। भारत पर असर होगा बहुत ही हाईली अनलाइकली, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि ईरान और ये गल्फ चपेट में आएंगे, बट इंडिया जो है वो बच जाएगा, क्योंकि बहुत ही लो रिस्क है। बारिश होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंडिया में जब ये आएंगे तो छन के आएंगी, ठीक है ना, पहले पाकिस्तान से फिर ईरान से होते हुए। लेकिन हाँ, इंडिया में भी ये हवाएं आ सकती है और सबसे पहले गुजरात कोस्ट पर टकरा सकती हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए, ऐसा होने वाला नहीं है, ये मैंने तो सिर्फ आपको वही बता रहा ना कि एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, बट दिस इज़ वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अब इसकी बातें होने लगी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सीधा सीधा बोल रहे हैं, तो ये चीज़ है। बाकी अब जितनी जल्दी युद्ध रुके उतना ही अच्छा है, ये बेटर होगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये AI के कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।